नमस्कार दोस्तों हम लोगों की ऐसे राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 4 ऐसे देख लिए थे। आज की डेट में हम लोग 5वां ऐसे देखेंगे जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आधारित है, भारत में बेरोजगारी की समस्या जो कि इधर कई सालों से बनी हुई है। तो इस पर देखिए जो निबंध है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। बहुत बार ट्रेडिशनल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो ऐसे है वो पूछा जाता है, क्योंकि देखिए इधर आप अगर सिविल सेवक बनते हैं और सिविल सेवक बनने के बाद जो भी समस्याएं हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर आप लोगों की राय और आप लोगों को काम करना होता है। तो इस वजह से भारत में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अच्छे से इस निबंध को आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। आइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यूपीपीसीएस मेंस में 700 शब्दों में आप लोगों को ऐसे लिखना होता है, तो लगभग 7 पेजेस में आप लोगों को लिखना होता है। तो अच्छे से इस निबंध को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो यूपीपीसीएस मेंस 2021 का और 22 के बैच चल रहे हैं, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी। आज का जो निबंध है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की समस्या, जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सारी के सारे पक्षों पर, सारे के सारे आयामों पर आज की डेट में हम लोग बात करेंगे। क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इसका निवारण क्या हो सकता है, इस स्थितियाँ क्या हैं, तो ये सारी बातों पर अच्छी तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ऐसे राइटिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके अपर पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए। तो उसमें आप लोगों को निबंध लिखने होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जो है अभी से आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से अगर चीज़ों को करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के बाद में जो भी समय मिलता है उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपका जो मुख्य परीक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से होगी। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप लोग जो ऐसे राइटिंग कराई जा रही है उसको बेहतर ढंग से लिखने का आप लोग प्रयास करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। कोई दूसरे के पढ़ने या लिखने से आपका भला नहीं होने वाला। आपका भला तभी होगा जब इन निबंधों को और जो आंसर राइटिंग कराई जा रही है उसको आप लोग अभी से चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक निबंध को लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में पर पेज में, यानी एक पेज में अगर आप 1 से 2 कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करते हैं तो आपका जो निबंध है, निबंध का वैल्यू एडिशन हो जाता है। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में आप लोगों को किस तरीके से क्या चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है, तो उनको भी ध्यान में रखना है कि जैसे डायग्राम का आप लोगों को खूब उपयोग करना है। डायग्राम का हो गया, फ्लो चार्ट का हो गया, कुछ चीज़ें पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिख दीजिए, कुछ चीज़ें जो हैं आप अंडरलाइन भी करिए, कुछ चीज़ें आप पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से जो निबंध आप लोगों को बताया जा रहा है उन निबंधों को आप लोग तैयार करिए। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी की जहाँ तक भारत में बात की जाती है, तो इधर अगर आप लोग देखेंगे कई सालों में तो बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही विकराल समस्या, विकराल रूप में उभरी है। अब देखिए वर्तमान में अगर देखेंगे तो अत्यंत ही विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है भारत में बेरोजगारी की समस्या। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर लोगों को जो शिक्षित लोग हैं और अन्य जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब इसका कारण क्या है, मोटे मोटे अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ की जनसंख्या वृद्धि जो है, जो जनसंख्या की वृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और जो उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी की कमी भी आ रही है। कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप के देश में अगर जो उद्योग हैं, नए उद्योगों की स्थापना नहीं होगी, नए सर्विसेज की चीज़ें नहीं होंगी, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो आपको रोजगार सृजन कहाँ से होगा। तो इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को बताना है। अब अगर आधुनिक समय में हम लोग देखें तो ये जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में निराशा की भावना बहुत ही ज़्यादा उपजती चली जा रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है भारत में बेरोजगारी का, कि भाई लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उनकी मानसिक स्थिति है वो अच्छी नहीं होगी। अगर हम लोग परिभाषा के लिहाज से देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी का अर्थ अगर नॉर्मल शब्दों में अगर आप लोग बताते हैं तो कोई भी व्यक्ति भारत में
कार्य सक्षम होने के बावजूद एक व्यक्ति को उसकी आजीविका के लिए किसी रोजगार का न मिलना क्या कहलाता है? बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाता है। समाज में जैसे जो भी प्रचलित पारिश्रमिक दर है, यानी जो भी मजदूरी है, उस पर भी अगर कार्य के लिए इच्छुक एवं सक्षम व्यक्ति को कार्य न मिलना क्या कहलाता है? बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाता है। अब जो नेसो है, ठीक है, नेसो ने क्या किया है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो यह इसने भी परिभाषित किया है कि वह अवस्था बेरोजगारी की एक अवस्था है जिसमें काम के अभाव में लोग बिना कार्य के रह जाते हैं, उनको कार्य नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलती है। अब इसमें बहुत सारे प्रकार भी हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। भारत की जहाँ तक स्थिति की बात की जाए तो भारत में देखिए जो आंकड़े हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बहुत सारी संस्थाएं जारी करती हैं, कि जैसे भारत की जनगणना रिपोर्ट में भी बात होती है, राष्ट्रीय जिसको नैसो कहा जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट भी जारी होती है, और रोजगार एवं महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय के आंकड़े भी जारी होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जो है भारत की स्थिति को दर्शाता है कि भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो कैसी है। अब नेसो की रिपोर्ट अगर हम लोग देखें 2019 की, आप लेटेस्ट में अगर कोई आई हो तो उसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं। 2019 में देखिए बेरोजगारी की दर 6.1 थी। अब यह 45 वर्षों में सर्वाधिक है। आप सोच सकते हैं कि 45 वर्षों में अगर बेरोजगारी की स्थिति इस प्रकार है, जैसे पुरुषों में अधिक है 6.2 है, महिलाओं में 5.7 है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरों में जो है बेरोजगारी का दर जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, 7.8% जो लोग हैं उनको बेरोजगारी की स्थिति में हैं, और गाँवों में हम लोग देखते हैं तो 5.3% की स्थिति जो व्यक्ति हैं वो आपके बेरोजगार हैं। तो यह क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को, जो सक्षम व्यक्ति है, कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, उसको कार्य ना मिलना, भाई कार्य ना मिलना या उसको नौकरी ना मिलना, वह बेरोजगार कहलाता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी की अवस्था कहा जाता है, बेरोजगारी की स्थिति कही जाती है। अब देखिए भारत में जैसे बेरोजगारी के बहुत सारे स्वरूप हैं, कि जैसे एक होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। सबसे पहली क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि जैसे जब औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन आता है, कि भाई कहीं पर इंडस्ट्री लगने जा रही थी वो नहीं लगी, और जो पहले से औद्योगिक इकाइयाँ थीं वो बंद होने की कगार पे आ गईं, तो इससे क्या है? इससे एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे लोग, जिसे कहते हैं ना कि कोरोना काल में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, तो इससे क्या हुआ भाई? संरचनात्मक परिवर्तन हुए, औद्योगिक इकाइयां जो बंद हुई उनसे जो लोग बेरोजगार हुए, तो वो क्या है भाई? बेरोजगारी की दर में तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री बंद होती है, ठीक है, ए नाम की कोई फैक्ट्री बंद होती है, उसमें 1000 लोग काम करते थे, तो अब 1000 लोग तो आपके बेरोजगार हो गए ना आज की स्थिति में। और ये एक दीर्घकालीन बेरोजगारी की स्थिति जो होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आती है, कि इसमें जो प्रक्रिया होती है, जो बेरोजगारी की स्थिति जो होती है वो दीर्घकालीन, काफ़ी लंबे समय तक होती है, क्योंकि जब तक कोई नई इंडस्ट्री या उद्योग नहीं लगेगा, या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगेगा, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ यही हो गई संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि अल्प रोजगार की स्थिति, कि भाई रोजगार हैं, रोजगार मिल रहे होते हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही होती हैं, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती जितनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है। तो ऐसे श्रमिक जिन्हें थोड़ा बहुत काम मिलता है, क्षमता अनुसार उनकी क्षमता, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की क्षमता 300 दिन काम करने की है, लेकिन उसको 300 दिन पूरे टाइम काम नहीं मिलता है, तो ऐसे श्रमिकों को क्या कहा जाता है? अल्प रोजगार कहा जाता है, ठीक है। एक होती है छिपी बेरोजगारी, ठीक है, जिसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए छिपी बेरोजगारी शहरों में भी होती है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, मुख्यतः कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि श्रमिकों की जो भी सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है, कि जैसे मान लीजिए एक कोई काम है, अब जैसे कोई मान लीजिए कोई एक संस्था है, वहाँ पर उस संस्था में उस पर्टिकुलर काम के लिए
10 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो 10 लोगों की सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होगी। और इस जैसे कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र में आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक ही खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 2 लोगों की आवश्यकता है, 2 लोग भी उसी काम को कर सकते हैं। तो जो 8 लोग हुए, 8 लोगों की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होगी। ठीक है, यानी एक ही काम में अधिक श्रमिकों का लगे होना या अधिक लोगों का लगे होना क्या कहलाता है, आपका छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक होती है आपकी खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी क्या होती है? खुली बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें श्रमिकों को कुछ भी काम नहीं मिलता, यानी किसी भी प्रकार से काम नहीं मिलता। यानी इसमें शिक्षित बेरोजगार जो होते हैं और जो अदृश्य बेरोजगार होते हैं, उनको इसमें खुली बेरोजगारी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला प्रकार या अगला स्वरूप कौन सा है? एक स्वरूप है आपका ग्रामीण बेरोजगारी का। तो जैसे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी मशीनें आने लगी। पहले क्या था, बहुत सारे लोग हाथों से काम करते थे और बहुत सारे लोग लगते थे उन कामों के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि मशीनों के प्रयोग से बहुत सारे लोगों का कार्य छिन गया। ठीक है, तो ऐसे स्थितियों में क्या हुआ कि जो मशीनों के प्रयोग से उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है? एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, डिग्री धारक है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थितियों में उसके योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो ये वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है और यह इस अवस्था को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। देश में ये जो समस्या है बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में गंभीर है। इन चीज़ों को आप लोग देखेंगे भी कि यह जो समस्या है काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। अगली जो स्वरूप जो है घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। तो यह बेरोजगारी किस तरीके से आती है कि जैसे मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से, कि जैसे मान लीजिए किसी भी सेक्टर में या कहीं भी क्षेत्र में जो मांग है भाई वही कम हो गई और पूर्ति अब बिल्कुल होनी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्थितियों में क्या होता है कि जो मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से जो बेरोजगारी की अवस्था आती है, उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कि बस किसी क्षेत्र में या किसी लघु उद्योग में लोगों की ही आवश्यकता कम होने लगी, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की या उस उत्पाद की मांग ही, डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों की छंटनी की जाती। तो ऐसे व्यक्तियों को घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत या घर्षणात्मक बेरोजगार के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इस अवस्था को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। एक होती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है कि जैसे इसमें विशेष अवधि में, कि जैसे कुछ टाइम पीरियड में जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। कुछ समय के लिए तो उनको काम मिलता है, लेकिन फिर उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं। कि जैसे कुछ उद्योग जो हैं सर्दियों में, जैसे कोल्ड ड्रिंक का धंधा हो गया या अन्य जो कार्य हुए, अब गर्मियों में अच्छे चलते हैं। कुछ उद्योग जो हैं ठंडियों में चलते हैं। तो ये ऋतुओं के अनुसार, जो मौसम के अनुसार जो चीज़ें बदलती हैं, तो उसमें जो लोग बेरोजगार होते हैं, तो ऐसे बेरोजगारों को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगार। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। एक होती है, अब जैसे देखिए इसमें 6 से 7 माह के लिए ही इसमें कार्य मिलता है, तो बाकी के समय वो बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी में क्या होता है कि इसमें शिक्षित और खुले प्रकार के जो बेरोजगारी की स्थितियां या जो लोग आते हैं, उनको हम शहरी, यानी शहर में जो प्रकार के जो बेरोजगार होते हैं उनको, तो इसमें शिक्षित और खुली दोनों प्रकार की बेरोजगारी को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेरोजगारी के स्वरूप को देखा कि कितने प्रकार की या कितने स्वरूप हैं बेरोजगारी के हमारे यहाँ भारत में। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट है आपका भारत में बेरोजगारी के कारण। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में जो रोजगार सृजन है वो बहुत कम होता जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ने की बजाय और रोजगार सृजन कम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी आ रही है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या और भूमि, अन्य चीज़ों में, रिसोर्सेज में दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे देश के लिए,
अगर हम लोग देख सकते हैं तो 137 करोड़ आबादी हमारे देश की होती चली जा रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। अब 2021 में जो है जनगणना होनी थी, अभी हुई नहीं है, तो अब उसमें आंकड़े पता लगेंगे कितनी आबादी हमारे देश की बढ़ी है। तो ये जो बेरोजगारी के कारणों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जाकर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका हमारे यहाँ की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जैसे देखिए, हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। यानी लॉर्ड मैकाले की काल की शिक्षा प्रणाली जो लागू की गई थी, तो उसी शिक्षा प्रणाली को हम लोग अभी तक ढोते चले आ रहे हैं। अभी 2020 में नई शिक्षा नीति को जारी किया गया है, तो इससे काफ़ी कुछ बेहतर होगा। लेकिन जो एक्चुअल में जो शिक्षा प्रणाली इस तरीके की होनी चाहिए, वो व्यवसायिक होनी चाहिए। यानी व्यवसाय कोई कर सके या कहीं पर अच्छा काम कर सके। कौशलपूर्ण शिक्षा का हमारे यहाँ अभाव है। तो ये एक जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, उसी को बदलने की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है भाई, आपने पढ़ाई पढ़ ली, पढ़ने के बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। ठीक है, बहुत सारी कमियां हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन। तो कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन भी जो है दिन प्रतिदिन अगर हम लोग देखेंगे तो कृषि में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। कृषि का पिछड़ापन भी जो है बेरोजगारी की स्थिति को बढ़ाता है जाकर। जीडीपी में अगर कृषि का योगदान देखें तो 16.2% है। कृषि में जो लगभग लोग जो लगे हुए, लगभग 50 से 55% लोग लगे हैं और पिछड़ेपन के शिकार हैं। तो ये क्या है? ये बेरोजगारी की स्थिति को और बढ़ावा देता है। मशीनीकरण, अगर हम लोग जो हमारे यहाँ औद्योगिक नीतियाँ आई हैं और उदारीकरण के 1991 के बाद में मशीनीकरण का आरंभ होता है, तो मशीनीकरण से क्या हुआ कि भारत में अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग किया गया। अब हमारे यहाँ देखिए श्रम गहन देश है, यानी यहाँ पर मानव संसाधन बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है। तो यहाँ पर अगर मशीनों का उपयोग किया जाएगा तो भाई सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग बेरोजगारी की स्थिति में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है जाकर बेरोजगारी की स्थिति का। और क्या है? हमारे यहाँ की धीमी विकास दर, जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो भी धीमी है, जिसकी वजह से एक तो जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी तुलना में विकास दर भी बहुत कम है। तो ये एक तरीके से बेरोजगारी की स्थिति को और बढ़ाता है जाकर। रोजगार सृजन हो नहीं रहा, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर बेरोजगारी की स्थिति को और ज़्यादा विकराल रूप देती हैं जाकर। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ दोषपूर्ण योजनाएं, कि जितनी भी स्वतंत्रता के बाद में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चली, तो उनमें कहीं भी किसी भी योजना में रोजगार सृजन और बेरोजगारी की स्थिति को कम करने पर बल नहीं दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे बेरोजगारी की स्थिति को बढ़ाने में जिम्मेदार साबित होती हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? अगला पॉइंट जो है क्षेत्रीय असमानता हो गई। लोगों में स्वरोजगार की कमी है कि भाई लोग अपना खुद का बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, ये भी एक चीज़ें हैं। तो इसमें सरकार और लोग दोनों ही दोषी हैं, एक तरीके से जिम्मेदार हैं। और निर्धनता का दुष्चक्र होता है कि भाई जो किसान लोग हैं या अन्य लोग हैं, कहीं से ऋण लिया, अब उस ऋण को चुकाने के लिए या बिजनेस लोन लेने के लिए उन्होंने लोन को चुकाने के लिए एक अगला लोन लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? एक दुष्चक्र, निर्धनता का दुष्चक्र कहा जाता है कि आप जो ऋण है, ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये एक बेरोजगारी की स्थिति को भी और बढ़ाता है जाकर। तो ये मोटा मोटा हमारे देश में जो बेरोजगारी के कारण हैं उनको हम लोगों ने देखा। अब देखिए, बेरोजगारी के दुष्परिणामों को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही होता है कि जो निर्धनता है, पॉवर्टी में ये बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है। निर्धनता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है। भाई लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो एक भुखमरी की भी अवस्था आने लगेगी। समाज में चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध ये सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। और जो युवा लोग हैं उनके मन में कुंठा भरेगी और इसकी अगली परिणति जो होती है वो आपकी आत्महत्या के रूप में दिखाई पड़ती है। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जो धनिक वर्ग है, जिनके पास पैसा है, वो दबे कुचले लोगों का या जो साधन संपन्न लोग नहीं हैं उनका शोषण भी करते हैं। तो ये भी एक दुष्परिणाम के रूप में देखा जाता है। और युवाओं के मन में एक मानसिक अशांति भी देखने को मिलती है। तो ये सारी के सारी दुष्परिणाम बेरोजगारी के हमें देखने को आते हैं।
अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि बेरोजगारी के निवारण के उपाय को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कार्य जो आपको करना होगा, उपाय जो सोचना होगा, तो वो आपको जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण लगाना होगा। सबसे पहली बात यही, और सरकार प्रयास भी कर रही है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण का, कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा हर तरीके से। जनसंख्या वृद्धि की ही बात करते हैं तो देखिए नसबंदी के कार्यक्रम और अन्य प्रकार से जागरूकता अभियान समय समय पर सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को काबू में किया जाए। कृषि क्षेत्र का विकास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए नवीन उपकरण, उन्नत बीज, सिंचाई परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सके, इनके लिए हर तरीके से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। बजटिंग ज़्यादा की जाए इन कृषि क्षेत्र के लिए, ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे शिक्षित बेरोजगारी जो है उसको बढ़ावा न मिल सके। औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। नई नई इंडस्ट्री, जो कोई भी इंडस्ट्री लगती है तो उसको फॉर्म करने में या उसको लगाने में किसी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं वो ना आए, किसी प्रकार से उनके साथ में जो भ्रष्टाचार होता है वो ना होने पाए। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे कार्यों को देखना पड़ेगा। शिक्षा प्रणाली को व्यावसायिक और कार्यकुशल बनाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जो हमारे यहाँ मानव संसाधन है उसे कुशल मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करना होगा, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। तो ये सारी चीज़ों, इन सारी कार्यों को करना होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखिए औद्योगिक विकास को जब बढ़ावा मिलेगा, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सारी चीज़ों को जब बढ़ावा मिलेगा तभी आप अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। तो औद्योगिक विकास को भी हमें बढ़ावा देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और रोजगार कार्यालयों की भी स्थापना करने की ज़रूरत है। सरकार कर भी रही है, रोजगार कार्यालय भी खोले गए हैं, इन सारी चीज़ों पर कार्य हो रहा है। रचनात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी, जिसके लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं समय समय पर, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं। कुछ सरकारी उपायों को भी देख लीजिए कि जैसे सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने और रोजगार सृजन के लिए उपाय कौन कौन से किए गए हैं। जैसे सबसे पहला कार्यक्रम माना जाता है रोजगार सृजन में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में। तो देखिए मनरेगा है। मनरेगा देखिए जिसको नरेगा पहले कहा जाता है, 2006 में इसकी आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात कही गई थी। तो ये सरकार के द्वारा की जा रही हैं। स्टार्टअप नीति 2016 में लाई गई, स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम चलाया गया। हर तरीके से सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई। तो ये बहुत सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र के लिए भी चल रही हैं। कृषि बीमा योजनाएं हो गई, केसीसी कार्ड हो गया, किसान कॉल सेंटर हो गया। तो ये सारे के सारे कृषि क्षेत्र के लिए भी काम किए जा रहे हैं। इनको भी आप गिना सकते हैं। देखिए ये कार्यक्रम मैंने गिनाए हैं, इनके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है तो उसको भी आप लोग ऐड करिए। स्किल इंडिया की बात कही जाती है तो देखिए स्किल इंडिया लोगों को स्किलफुल बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। स्टैंड अप इंडिया भी चलाया गया था अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो बिजनेस लोन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे हमारे देश में रोजगार सृजन हो सके, नए नए रोजगार लोगों को मिल सके, नौकरियां मिल सके। कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक को प्रशिक्षण देने की बात कही जाती है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत हर एक तरीके से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम चलाया गया है। प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना 2019 में, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 में चलाई गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए चलाई जा रही हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि सही तरीके से काम करें, जो एक्चुअल लाभार्थी हैं वह इसका उपयोग कर पाए। 12 मई 2020 को भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में सरकार के द्वारा रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, लघु उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात, तो ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं सरकार के द्वारा। और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बतानी है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का बढ़ावा देना होगा, उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, नए उद्योगों को लगाना होगा। स्वरोजगार की स्थिति
को और बेहतर करना होगा, लोग नए नए बिजनेस को खोल सके, इनके लिए माहौल बनाना होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा बनाना होगा, कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। तो इन सारी बातों पर मिलाकर आप लोगों को निष्कर्ष के रूप में बताना है और अच्छी तरीके से इस निबंध को लिखना है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपी पीसीएस मेंस 2021 के और 22 के ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से जो ऐसे आप लोगों को दिए जा रहे हैं उसको बेहतर ढंग से लिखने का आप लोग प्रयास करिए, अच्छे से लिखते रहिए। जो लोग भी यूपी पीसीएस मेंस 2021 का 22 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 22 का पीटी और मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, तो जो लोग भी इच्छुक हों, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है। ठीक है, नंबर है 9140085178। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।